नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के 8वें दिन कांग्रेस विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बुधवार को कांग्रेस विधायक पुलिस के बेस में विधानसभा पहुंचे और सभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले का विरोध कर रहे थे। सभी ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस घोटाले को व्यापम पार्ट 2 बताया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। सिंघार ने आरोप लगाया कि ये घोटाले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। तो पुलिस की वर्दी में पहुंचे सदन विपक्षी और पुलिस भर्ती परीक्षा में घोटाले का विरोध कर रहे थे दरअसल, और विरोध का अंदाज कुछ ये था। अंकुश मौर्य सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश का रुख करते हुए अंकुश, आपसे समझना चाहेंगे अभी तक जितने भी सत्र हुए विधानसभा के, आज 8वां दिन था और ऐसे में आज भी एक नए ढंग से नए घोटाले को लेकर जो विरोध जताया विपक्ष ने, वाकई में इस बार बहुत तैयारी के साथ विपक्ष है, लेकिन इसका असर कितना और कितना प्रेशर या कहें कि कितना असर इसका दिख रहा है, इस तरह का जो वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे गिरगिट लाने की बात हो, चाहे फिर भैंस के आगे बीन बजाने की बात हो, या फिर अब जिस तरह से ये दिखाई दिया, जिस तरह का उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस भर्ती घोटाले का विरोध जताया। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ एक नए तरीके से विरोध। अंकुश, देखिए, जो मांडू में 2 दिन का जो शिविर हुआ था कांग्रेस विधायकों का, उसी शिविर में ये सारे मुद्दे तय हो गए थे कि कौन सा मुद्दा हमें कब उठाना है, और प्रदेश के जो तमाम मुद्दे हैं उनको क्रमवार तरीके से कांग्रेस उठा रही है। उसे 8 दिन का जो मौका मिला तो 8 दिन उसने अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन किए हैं। ये कांस्टेबल भर्ती का जो मामला है, ये बड़ा ही संदिग्ध मामला है। ये फर्जीवाड़ा तो इसमें हुआ है क्योंकि जो सेलेक्ट हुए थे उसमें से करीब 1000 अभ्यर्थी नियुक्ति लेने नहीं गए। जिस प्रदेश में कांग्रेस का कहना है, और ये साफ बात भी है, जिस प्रदेश में 28 लाख बेरोजगार हो रजिस्टर्ड, और उस प्रदेश में सेलेक्ट होने के बाद कोई नियुक्ति लेने ना जाए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी तो हुई है। आधार कहीं ना कहीं परीक्षा में फर्जीवाड़ा तो हुआ है। तो इस मामले में कांग्रेस चाहती है कि स्पष्ट जांच हो, इसीलिए उसने व्यापम पार्ट 2 भी इसका नाम दिया है। तो आज इस मुद्दे पे सदन के बाहर हंगामा किया था। हालांकि ये मुद्दा सदन के अंदर नहीं गूंजा, लेकिन बाहर तो उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर जो वर्दी पहनकर प्रदर्शन किया, वो उस जाहिर है कि कांग्रेस उस पर जांच चाहती है और इस मुद्दे को गर्म किया गया है। अंदर जो चर्चा है, आज सरकार जो विधेयक लेकर आई है, उन विधेयकों के खिलाफ भी कांग्रेस ने जोरदार तरीके से उसका विरोध किया, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का जो विधेयक सरकार लेके आई थी उसके खिलाफ वॉकआउट भी किया और उसको वापस लेने की मांग भी कांग्रेस कर रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अंकुश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है, ये विरोध प्रदर्शन के तरीके अपनी जगह और अपनी बात जनता के सामने, सरकार के सामने, ये अलग बात, मीडिया का ध्यान आकर्षित करना ये अलग बात, लेकिन मॉनसून सत्र या कोई भी सत्र विधानसभा का जो आहूत किया जाता है, उसमें यही मुख्य वो होता है कि भाई जो समस्याएं हैं उन पर कुछ समाधान निकल कर आए, उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के बाद उसका कुछ हल निकले, या तो इसीलिए विधानसभा चलती है। यदि इस पूरे सत्र की अब तक की बात करें तो ऐसा लगता है कि विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी कित्तों पर चर्चा हो पाई और कित्तों पर कुछ समाधान की स्थिति में पहुंच पाए, या सरकार ने जवाब दिया? देखिए, वही चीज है कि विपक्ष मुद्दे तो उठाता है, लेकिन उस पर जांच का आश्वासन मिल जाए, मंत्री कह दे कि हाँ हम जांच कराएंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुद्दे तो तमाम उठते हैं विधानसभा के अंदर, हर मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाता है, लेकिन कितने मुद्दों पर जांच कराती है सरकार, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं कि कांस्टेबल भर्ती पे सरकार ने कहा हो कि हम कोई जांच कराएंगे, या आज का जो मामला है स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का, उस पर भी सरकार ने नहीं कहा कि हम वापस लेंगे इस विधेयक को। तो सरकार तो विधेयक पास करा ही लेती है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि उसकी जो मौजूदगी है वो तो कम से कम वो दर्ज कराए, इसलिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इस तरह के बाइकआउट होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। और एक बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से मिल रही है, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की। डीएमएफ घोटाला मामला जिसमें आरोपी सूर्यकांत तिवारी को जमानत मिल गई है, इस वक्त की बड़ी खबर
आरोपी सूर्यकांत तिवारी को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से मिली है सशर्त जमानत। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डीएमएफ घोटाला मामला जिसमें आरोपी सूर्यकांत तिवारी को जमानत मिली है सशर्त। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाला जिसमें आरोपी सूर्यकांत तिवारी को एक राहत मिली है और राहत सशर्त मिली है, लेकिन यानी जमानत की बात यहां पर हम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दी है लेकिन सशर्त जमानत मिली है आरोपी सूर्यकांत तिवारी को। इस वक्त की बड़ी खबर डीएमएफ घोटाला छत्तीसगढ़ का, जिसमें बड़ी राहत सर्वोच्च न्यायालय से मिली है सूर्यकांत तिवारी को। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सूर्यकांत तिवारी को सशर्त जमानत का आदेश पारित किया। तो निर्धारित शर्तें जो हैं न्यायालय की, उसका पालन करेंगे सूर्यकांत। और अब अगली खबर का रुख करते हुए बात कटनी की करेंगे। आपको बता दें कि कटनी में 25 नायब तहसीलदारों ने काम बंद कर दिया। बुधवार को 25 तहसीलदार और नायब तहसीलदार कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। तहसीलदार न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के विभाजन के चलते प्रदर्शन पर बैठे हैं। तहसीलदारों ने गाड़ी की चाबी कलेक्टर को सौंप दी है। प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किए गए हैं, तो प्रशासनिक सेवा संघ के जो हमारा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है उसके द्वारा ये बात रखी गई है कि जो परिवर्तन किए गए हैं उन परिवर्तनों में बहुत सारे अव्यवहारिक चीजें की गई हैं। पहला तो अव्यवहारिक स्थिति यह हुई कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अधीन तहसीलदारों के जो मूल कार्य हैं उस कार्यों से उनको विरत करके एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसके संबंध में केवल कार्यपालिका एक आदेश हुआ। उस आदेश के व्यवस्था में तत्काल ही सभी जिलों में लागू कर दी गई। कलेक्टर के बाहर अब धरने पर बैठे हैं। गाड़ी की चाबी कलेक्टर को सौंपी है। और योगेश खरे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर, उनसे बात करेंगे। योगेश, क्या है पूरा मामला, दर्शकों के लिए विस्तार से समझाइए कि क्यों इस तरह से जो है वो हड़ताल कर रहे हैं और तहसीलदार, और उन्होंने बाकायदा पूरा मंच लगाकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं तहसीलदार। योगेश। उनके यहाँ लंबित प्रकरणों को देखते हुए दो तहसीलदारों की नियुक्ति की। एक जो कोर्ट पर बैठकर प्रकरणों का निराकरण करेंगे, दूसरा तहसीलदार ऐसे हैं कि जो बाहर जाके जो कलेक्ट्रेट के काम है, मंत्री आते हैं तो इसको लेके ये बाहर का कार्य देखेंगे। इसको लेके जो अधिकारी वो नाराज चल रहे थे, वो बता दें आपको, इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने 12 जिलों में एक मुद्दा लेके आए थे जिसको लेके भी विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद उदय बोला पर विचार करेंगे, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत लेके आ रहे हैं और अभी 9 जिले और जोड़े, जिसको लेके ये जो था जनता को अच्छा संदेश गया कि सरकार जनता के हित के लिए अच्छा काम कर रही है कि हमारे राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों का निराकरण अच्छे से जाएगा। परंतु अधिकारियों को करने लगा और इन्होंने ये सब अधिकारी हड़ताल पे चले गए और आज कलेक्ट्रेट घर के सामने धरने पर बैठे लगभग 25 तहसीलदार न्याय तहसीलदार मिलकर धरना प्रदर्शन किया है। इन्होंने अपनी गाड़ी और जो सिग्नेचर की पेन ड्राइव होती है वो कलेक्ट्रेट के कलेक्टर को सौंप दी कि जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक हम हड़ताल करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो साहब हड़ताल पर हैं और तहसीलदारों का हल्ला बोल कटनी में देखने को मिला है। ये धरने पर बैठे हैं सभी तहसीलदार।
और आइए अब आपको दिखाते हैं उन दावों और सुविधाओं की तस्वीर जो आपसे आपके विधायक या मंत्री अक्सर करते रहते हैं। तस्वीर है हटा विधानसभा के पटेरा ब्लॉक के नागमणि आदिवासी टोला की, जहां से सिस्टम की लाचारी की तस्वीरें सामने आई। यहां कीचड़ वाला रास्ता होने से एक मरीज का चारपाई के सहारे गांव से अस्पताल ले जाना पड़ा एक मरीज को, और ग्रामीणों को 1 किलोमीटर का सफर तय कर मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ा। मतलब कहाँ हम विश्व शक्ति बनने की तरफ लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे में जब हम आज भी मरीजों को खटिया पर ले जाना पड़े तो फिर ये सोचना पड़ता है, पीछे मुड़कर देखना पड़ता है कि अभी खुद तो जो विकसित राष्ट्र हैं उस श्रेणी में आ जाए। और ये तस्वीरें जब जिस तरह से गांव से निकलती हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से आज भी निकलती है सड़कों को लेकर, इस तरह एम्बुलेंस और जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उनको लेकर समय समय पर जो खबरें आती हैं, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अभी तो बहुत बाकी है, बहुत काम बाकी है। और जब तक जो मूल कार्य है जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, यदि ये नहीं ठीक है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। तो हटा की ये तस्वीर है, मरीज को खाट के सहारे ले जाने को मजबूर हैं और अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। बिना सड़क के ही आधी जिंदगी और कईयों की तो बीत भी चुकी है। हमारे यहाँ जब से देश स्वतंत्र हुआ है, जब से अभी तक 76 वर्ष हो गए, जब से आज तक कोई रोड का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे सबको चारपाई पे ले जाते हैं। कोई मरता है तो उसके लिए शमशान तो है, मगर शमशान जाने तक रास्ता नहीं है। यहाँ बच्चों का भविष्य कोई नहीं है। यहाँ पे जगह पे रोड नहीं है। कब से रोड नहीं है? बहुत साल हो गए। जन्म जैसे कोई बीमार पड़ता है तो कैसे ले जाते हैं? खटिया पे ले जाते हैं। यहाँ जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, सरकारी जमीन बिल्कुल नहीं है। आपकी इसकी जानकारी आपने अधिकारी को दी है? हाँ, क्या बोला अधिकारी ने? अधिकारी को देखते हम। तो जिम्मेदार क्यों नहीं दे रहे हैं ध्यान, ये सवाल है। और क्या बिना सड़क कटेगी ग्रामीणों की जिंदगी, ये बड़ा सवाल है। खाट पर सिस्टम आज भी है और अक्सर ये खबरें हम सुनते हैं, दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसके कानों तक जूं रेंगती है और इस पर इनिशिएट किया जाता है। वो एक मामला ज़रूर आया था मध्य प्रदेश का, जब बाकायदा रील बनाकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने अपनी पीड़ा बताई थी कि एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और उनको इन हालात में कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। तब बड़ा विवाद भी हुआ मंत्री जी के बयानों का। उसके बाद आखिरकार वहाँ पर सड़क बनी। मतलब इतने विवाद के बाद अब ये हटा के ग्रामीण इलाके की तस्वीर है, जहाँ पर सड़क नहीं होने से परिजन खाट पर लेकर गए अपने पेशेंट को, अपने मरीज को अस्पताल तक पहुँचाया। इधर आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर सड़क पुल नसीब न हो तो स्थिति क्या होगी। छतरपुर के टटम और टपरनपुरवा पंचायत की तस्वीर देखकर आपको हकीकत पता चल जाएगी। जी हाँ, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है, साथ ही विकास के दावों की भी पोल खोल रही है। गहरे पानी में नाव के सहारे गर्भवती महिला को नदी पार करना पड़ा और थोड़ी सी भी चूक यदि होती तो जच्चा और बच्चा दोनों को जान का खतरा हो जाता। दरअसल महाराजपुर विधानसभा के टटम और टपरनपुरवा गांव में निजी बांध का पानी छोड़ने के कारण बाढ़ के हालात हो गए। सड़कों पर पानी भर गया। ग्रामीणों ने इलाके में सड़क पुल बनाने की मांग की है लंबे वक्त से, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर आर के गुप्ता ने कहा कि गांव में नदी होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, इसलिए नाव के सहारे प्रसूता को नदी पार करवा कर अस्पताल लाया गया। अभी जच्चा बच्चा स्वस्थ है। जी, मैं दयाराम अनुरागी, प्राथमिक शिक्षक, यहाँ प्राथमिक शाला टपरनपुरवा है। टटम से रोजाना डेली आता हूँ। शाला प्रभारी भी हूँ मैं। 2 मास्टर हैं यहाँ पर, करीब 15 बच्चे हैं। और जो कि नाला बहुत गहरा है, काफी 15-20 फीट। क्या नाम भैया आपका? करण कुशवाहा। करण, कहाँ रहते हैं आप? टपरन में। तो ये किस तरह की समस्या आप लोग कैसे समस्या इस तरह की है कि कल डिलीवरी हुई थी मेरी पत्नी की, जो अभी निकल कर गई हैं। तो यहाँ एक टटम और टपरन के बीच में नाला पड़ता है, तो अगर किसी को भी कोई भी समस्या हो जाती है
तो यहाँ कोई भी हॉस्पिटल किसी चीज का मतलब अगर दवा कराने जाना है तो कोई भी सुविधा नहीं है। किस तरह का रिस्क है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर बहुत गहरा नाला है। यहाँ पर जो है बहुत रिस्क है कि अगर थोड़ी भी अगर कला मान लो कि चूक जाए तो उसमें जो है जान भी जा सकती है। इतना गहरा नाला है यहाँ पर। एक मामला लाया गया है, एक गर्भवती महिला को नाले में ज़्यादा पानी आने के कारण नाव से उसको रोड तक लाया गया। गर्भवती महिला को पेट दर्द शुरू हो गया तो उसको आनंद फानंद अस्पताल लाने के लिए उनके परिवारजनों ने जब 108 एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी तो एक नाव से उसको नाला पार कराया। इसमें जो ये तस्वीरें आपको देखने के लिए मिली हैं, जिससे विकास को लेकर कई कड़े सवाल खड़े होते हैं कि विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े बड़े वादे सरपंच जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते हैं, शासन प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जुटी हैं। और साथ में यहाँ पर जो पुल निर्माण को लेकर यदि बात करें हम तो कई पुल हैं जो ढह चुके हैं। इस तेज बारिश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ जो ये तस्वीरें आपको देखने के लिए मिली हैं, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गर्भवती महिला को एक गांव से दूसरे गांव तक कैसे छोड़ा गया है और नाव के सहारे उस गर्भवती महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजपुर छोड़ा गया। इसके बाद छतरपुर के जिला अस्पताल में भेजा गया है। वहीं बच्चों के यदि हम स्कूल की शिक्षा की बात करें तो बच्चों के स्कूल और शिक्षा में जहां स्कूल जाने के लिए जो रास्ता है वह रास्ता बंद हो गया है। नाव के सहारे बच्चों को एक गांव से दूसरे गांव स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है। INH के लिए छतरपुर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। और सीधे विनोद मिश्रा जुड़ भी गए हैं क्योंकि उन्होंने ये PTC करके तो भिजवाई, लेकिन विनोद, इस सब के बीच खबर भी दिखाई जा रही है लगातार। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? प्रशासन अब भी जागा है या नहीं जागा है, या किसी हादसे के इंतजार में है? जी, आपको बता दें कि अभी इस तरह से प्रशासन नहीं जागा हुआ है कि अपन कह सकें। हालांकि कल जब CMHO से बात की गई तो उनका कहना है कि 108 एम्बुलेंस गांव तक गई थी, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से गांव के बाहर जो 108 एम्बुलेंस है वह खड़ी रही। इसके बाद जब नाव से पार करके महिला को जब एक गांव से दूसरे गांव की ओर ले जाया गया, उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए छतरपुर के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर बच्चे को जन्म दिया है। और पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद बच्चे और बच्चे की मां को, दोनों लोगों को नाव के जरिए फिर से वही सफर तय करना पड़ा जो प्रसूता को अस्पताल आते समय करना पड़ा। लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। चलिए, उम्मीद ये करते हैं, खबर तो लगातार दिखा रहे हैं, प्रयास हो ही रहे हैं और संबंधित जिम्मेदारों से बात भी की जा रही है। पर विनोद, एक बात ज़रूर है कि इस क्षेत्र से कई बड़े बड़े नेता जो है निकलकर, चाहे केंद्र की राजनीति में हो या फिर राज्य की, अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र का। उसके बावजूद भी यदि तस्वीरें आती हैं तो वाकई ये सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ क्या वोट लेने तक ही नेताओं का संबंध रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं और फिर अगले चुनाव फिर दरवाजे जाते हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इधर इंदौर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और आपराधिक छवि के कुख्यात अनवर कादरी उर्फ डकैत को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया। क्राइम ब्रांच, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और बाणगंगा पुलिस की ओर से की जा रही जांच के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया। अब पुलिस संपत्ति कुर्की की तैयारी में है। आपको बता दें कि अनवर कादरी उर्फ डकैत पर लव जिहाद, फंडिंग, सांप्रदायिक उकसावा सहित 18 संगीन आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं। करीब 1.5 महीने पहले इंदौर के बाणगंगा थाने में लव जिहाद के मामले में पकड़ाए 2 आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने पर लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग करने का मामला दर्ज किया। इस मामले में क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP ने बताया कि अनवर कादरी को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसने अदालत में हाजिरी नहीं दी। यदि वो 30 दिनों के भीतर पेश नहीं होता तो उसकी चल अचल संपत्तियां कुर्क की जाएगी। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि वो धर्म विशेष की पहचान छिपाकर लड़कियों को फंसाने वाले युवकों को आर्थिक सहायता देता था। इस मामले में क्राइम ब्रांच, ATS और खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं। आपको बता दें कि कादरी अब एक संगठित आपराधिक, धार्मिक नेटवर्क और राजनीतिक अपराध गठजोड़ का गंभीर उदाहरण बन चुका है। आगे इस केस से जुड़े और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। अभी फिलहाल जो 82 की कार्रवाई होती है, जो वारंट जारी कराना, तो उसको भगड़ा घोषित करा दिया गया है और 1 महीने का समय दिया गया है, जिसमें केस को अभी फिलहाल फरार घोषित किया गया है। और अगर 1 महीने में ये नहीं आता तो ऐसी स्थिति पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई इसकी की जाएगी। तो इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन में लगातार उसमें इन फैक्ट्स को लिया जा रहा है। इसमें पुलिस रिमांड भी जो आरोपी है उसकी बढ़ाई गई है। इसमें पुलिस रिमांड जो 5 तारीख तक की थी और माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करके उसकी जो पुलिस रिमांड को 11 तारीख तक बढ़ाया गया है। एविडेंस कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पुलिस रिमांड ली गई है। टेक्निकल एविडेंसेज और भी
जो ग्राउंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो फैक्ट्स मिल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, उन सबको लिया जा रहा है और वेरीफाई किया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।